हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आपका मेरी कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आपका हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं। बहुत इजी वे में तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और समझने के लिए एक कॉपी पेन लेके बैठो और उसके अंदर लिखते जाओ ताकि आपके दिमाग में एक थिंकिंग डेवलप हो और तुम्हें लिखने की आदत बने। तो 11th क्लास में तुम्हें वर्क डन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जो भी वर्क डन हमारा है वो क्या होता है, तो देखो अगर मेरे पास कोई भी वर्क डन है और वर्क डन में को मैं कर रहा हूँ तो वर्क डन मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। और यहाँ पे जो हम 12th क्लास में स्पेशली जिस फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में हमने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। और चैप्टर 1 की अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख कर आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका जो वर्क डन होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पता क्या होता है, चलो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स की, इसको कहीं लिख लेना, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आती है एक ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी हमारे पास आती है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एक स्प्रिंग फोर्स भी हमारे पास फोर्स होती है जो स्प्रिंग पे आती है। और तीसरी हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेरे पास तीन फोर्स है और इनका वर्क डन जो है वो ये कंजर्वेटिव फोर्स है और इनका जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होती है पूरी डेफिनेशन। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का सर क्या मतलब है? यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब में यानी मेरे पास अगर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं जितनी भी फोर्स लगा रहा हूँ उन फोर्स का अगर मैं वर्क डन ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास ये जमीन है और जमीन की पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान रहा हूँ, याद रखना मान रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ब्लॉक लेता हूँ यहाँ पे और इस ब्लॉक को थोड़ा ऊपर उठाता हूँ तो ऊपर उठाने के बाद जब ये ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो एम जी और एच हो जाती है। ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे सर इसको जीरो क्यों लेते हैं? फिजिक्स में कोई भी काम बिना रेफरेंस के नहीं चलता। अगर आप कोई भी मतलब कहीं जा भी रहे हो, कहीं चल भी रहे हो तो आप किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस में चल रहे होगे। वैसे ही अब एक रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, जिसके रेफरेंस में ये ऊपर एनर्जी एम जी एच हो जाती है। क्या सबको समझ आया सर? इससे हमें क्या पता चलता है? देखो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मैंने इस पर वर्क करा, जो भी मैंने इस पर वर्क करा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया? यानी मैंने इसको जो मेहनत करी, अपना बल लगाया, अपना दम लगाया इसको ऊपर उठाने में, तो इसके अंदर एम जी एच एनर्जी एक स्टोर हो गई। यानी अब इसके पास एक एनर्जी है। जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो उसी एनर्जी से नीचे आएगा और उसी एनर्जी से रुक भी जाएगा। यानी जो मैंने वर्क करा, जो अपनी दम लगाया, जो इसके अंदर किलो जूल की एनर्जी लगाई, वही एनर्जी इसके अंदर ऊपर जाके स्टोर हो जाती है अगर मैं इसको जीरो मानूँ तो। सर अगर मैं इसको जीरो नहीं मान रहा, मैं इसको कहीं भी मान रहा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल यूनिट के लिए डिफाइन है ही नहीं, है ही नहीं भाई। यहाँ पे जब मैं किसी को जीरो लेता हूँ तभी अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा इंसान लंबा खड़ा कर दूंगा तब मेरे को पता नहीं चलेगा। अगर मैं छोटा खड़ा कर दूंगा तो कहूँगा भाई मैं लंबा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे अगर जब मैं इसे जीरो मान रहा हूँ तभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच हो रही है। तो ये तो बात रही एक ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट के जो क्लास 11th में आप सीख कर आए हो। लेकिन क्लास 12th में क्या करना है? क्लास 12th में हम ऐसा ही एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे। आप सबको पता है चैप्टर 1 में आप पढ़ के आए हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आसपास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये अपने आसपास एक प्रभाव पैदा करता है जिस प्रभाव के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है? आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी जब आर जीरो होगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है तो मेरे को आर को इन्फिनिटी करना होगा। यानी यहाँ पे इन्फानाइट पे जाके मेरी जो इन्फानाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जीरो होगी। क्या सबको समझ आया? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज रखूँगा। क्यू नॉट चार्ज एक टेस्ट चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ना के बराबर। तो जब मैं इसको इन्फिनिटी से एक आर पॉइंट पे लेकर आऊँगा, इससे आर डिस्टेंस एक पॉइंट पे लेकर आऊँगा क्यू नॉट को, तो यहाँ पे ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो एक ही रिपेल करेगा। और जो मैं इसको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से खिसका के लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक और एफ एक्सटर्नल करेगा जो कि मैं लगा रहा हूँ, जो कि मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगी जो कि एफ इलेक्ट्रिक होगी। मान लो ये मैंने कहीं बीच का रास्ता लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे आर डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे लाना है क्यू नॉट को, यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन है, लेकिन अभी बीच में मैंने ले लिया। कहीं बीच में इसके ऊपर दो फोर्स लग रही होगी, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है ना और ये जो एफ इलेक्ट्रिक है, इसका मैग्नीट्यूड मैं सेम रखूंगा। सर सेम क्यों रखोगे? जब ज़्यादा होगा तभी तो चलेगा। देखो सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, और इसको जब मैं यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो वेरी वेरी स्लो लाऊंगा, वेरी वेरी स्लो।
सर वेरी वेरी स्लो क्यों लाना है? वेरी वेरी स्लो इसलिए लाना है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आ जाए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जब जीरो होगा तभी हमारे पास ये काम करेगी चीज़। क्योंकि अगर मैं इसको स्पीड में ले आया तो जो मेरा वर्क डन है, जो मैंने बताया सामान को ऊपर उठाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी इसमें चेंज होगी। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे तेजी से दौड़ा दिया तो जो मेरा वर्क डन है, जो मैं अपनी ताकत इसमें एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, तो इसका जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गायब हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, जो पोटेंशियल है वो गलत आएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे हैं। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ उठा के लेकर आ गया तो मेरे पास दो फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर इधर चलेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मालूम है, अगर किसी पे 10 न्यूटन यहाँ लग रही है, 10 न्यूटन यहाँ लग रही है, फिर भी ये ब्लॉक मोशन में रहेगा। इस पर एफ नेट जीरो है, तब भी ये जीरो रहेगा क्योंकि एफ नेट से एक्सेलरेशन जीरो होगी। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये तो नहीं है कि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ बेटा कंफ्यूज हो गया ना। देखो देखो समझो समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ है, मान लो इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रही है, लेकिन ये पहले से ही मोशन में था, तो ये अब भी मोशन में रहेगा। तो ये भी मोशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेज नेट फोर्स इक्वल है, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी भी जीरो हो, क्योंकि वेलोसिटी तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही ना एक्सेलरेशन पे। अगर वो ब्लॉक पहले से ही मोशन में है, अगर मैंने इसको पहले से यहाँ से मोशन में कर दिया, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्सेस इक्वल भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मोशन में ही रहेगा, और ये बहुत बहुत इन्फाइनाइटली स्लोली मैं इसको इसके आर डिस्टेंस पे ला रहा हूँ। अब मुझे इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? एफ डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? देखो इंटीग्रेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरी कर रही है, फोर्स वेरी कर रही है। फोर्स जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है सर? वेरिएबल इसलिए क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे आर स्क्वायर को देख रहा हूँ तो आर स्क्वायर भाई यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको पास ला रहा हूँ तो क्या इन दोनों का डिस्टेंस भी घटता जा रहा है? क्या घटता जा रहा है? तो यहाँ पे फोर्स जो है वेरिएबल हो गई, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि ला तो मैं सीधा ही रहा हूँ ना, ला तो मैं सीधा ही रहा हूँ, तो मैं लीनियरली यहाँ से इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आ जाए। तो वर्क डन मैं लिखूंगा और एफ की वैल्यू डालूंगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और अगर मैं देखूं तो डी एक्स अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, चाहे मैं एफ एक्सटर्नल का निकालूँ चाहे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकालूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस जो है वो 180 आएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि एफ मान लो इधर की तरफ है डी एक्स और एफ एक्सटर्नल इधर है, तो दोनों के बीच में cos 180 हो गया। और cos 180 अब इसे सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते थे कि अगर एफ डायरेक्शन इधर है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो वैसे भी एट द एंड माइनस आना ही था। के बाहर निकालूंगा, क्यू बाहर निकालूंगा, क्यू नॉट बाहर निकालूंगा, क्यों निकालूंगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। और अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर को इन्फिनिटी से आर तक मेरे को इंटीग्रेट करना है डी एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस दूर माना है मैंने, ठीक है। आर तक तो इंटीग्रेट करना है ना, थोड़ा गलत चले गए, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे एक -1 आएगा कि आप सबको पता है ये पावर ऊपर जाएगी माइनस में, तो आएगा के क्यू क्यू नॉट, ये तो एज इट इज आएगा, इंटीग्रेट इन्फिनिटी से आर तक, और ये एक्स की पावर -2, मैं इसको ऊपर ले गया -2 डी एक्स, और मेरे पास -1 एक चल ही रहा है। हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसके अंदर पावर में एक ऐड करूँ और उसी पावर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हट जाती है और यहाँ पे इसकी जगह एक ब्रैकेट आ जाता है इन्फिनिटी से आर तक। इसके पहले जो था वो उससे लिख लेना, वो भी काम आएगा। तो ये जो यहाँ पे मेरे पास बन के आती है के क्यू क्यू नॉट बाय, यहाँ पे पावर इसकी -1 हो जाएगी, एक्स की पावर -1 इन्फिनिटी से आर, और एक माइनस का साइन यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसको लिखूँ के क्यू क्यू नॉट अपर लिमिट आर होगी यहाँ पे -1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी सबको पता है जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। और जब मैं इसको जीरो लिख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनकर आएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और ये जो मेरे पास आया वर्क डन है। और अभी मैंने आप सबको बताया कि जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कहीं पे लिख लेना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और यहाँ पे जो के क्यू क्यू नॉट बाय आर है, यही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, यही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे मेरे पास दो सवाल निकल कर आते हैं। मान लो जो मेरे पास ये
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू नॉट बाय आर। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वी से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसका मतलब होता है वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं और इसकी एक अलग सी पूरी बना रखी है। तो देखो वोल्टेज में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास ईजी रह जाता है और हमें एक नई चीज़ भी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पे अगर एक सवाल आता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको एक चार्ज देगा, आपको दूसरा चार्ज देगा, हो सकता है ट्रायंगल बना के तीसरा भी चार्ज दे दे और ऐसे करके ट्रायंगल बनाते ज्योमेट्री वगैरह पूछे और ये इसको एक सिस्टम में बंद कर दे और इससे पूछे इस सिस्टम की एनर्जी बनाओ, तो इस सिस्टम की एनर्जी होगी के क्यू टू बाय आर प्लस के Q1 Q3 बाय आर प्लस के Q2 Q3 बाय आर। आप सिंपली इसको कर दोगे तो जो मेरे पास एनर्जी है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सबको समझ आया। मैंने यहाँ पे पेयरिंग बना दी, एक इसका पेयर, एक इसका पेयर, एक इसका पेयर। अगर सर यहाँ पे दो चार्ज होते, तो सिंपल आप यही फॉर्मूला लगा देते। यहाँ पे Q1 Q2 बाय इनका डिस्टेंस क्या है R मान लो। अगर यहाँ पे मेरे पास चार्ज 3 होता तो इनका डिस्टेंस आपस में R मान लो, सेम ये फॉर्मूला लग जाता। आपको ऐसे क्वेश्चन निकाल के आते हैं, NCERT में भी इसका सवाल है। अब जो मेरे पास ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का के Q0 बाय आर, अगर मैं कूलम्स लॉ देखूं तो कूलम्स लॉ का भी सेम ये फॉर्मूला था, बस उसके नीचे आर स्क्वायर आता था और इसके अंदर आर आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं, अगर मैं इसको एक चार्ज को इन्फिनिटी पे रख के और इसका पोटेंशियल 1 मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पे किसी भी चार्ज का, अगर मान यहाँ पे क्यू चार्ज है और मेरे को इससे आर डिस्टेंस पोटेंशियल निकालना है, मेरे को इससे आर डिस्टेंस यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कहीं इन्फिनिटी पे 0 मान लूँ और यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालना, तो मेरे पास उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट पी के क्यू बाय आर। यानी इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बन रहा है उसका फॉर्मूला ये होता है और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई सवाल आपके बनते हैं और कई नीट और फिजिक्स और मतलब जगह जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। तक हमने जाना कि यार पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल कैसे है, पोटेंशियल क्यों है, उसके हमने कुछ फॉर्मूला देखे। अब हम जान लेते हैं कि यार पोटेंशियल जो है वो कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरा होगा हायर पोटेंशियल। सर आपने एकदम से टी शर्ट कैसे बदल ली बेटा, देखो जादू से कुछ भी बदल सकता है, बदल तो वो भी गई थे। और ये होगा हमारे पास लोअर पोटेंशियल और ये होगा हायर पोटेंशियल। यानी अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा जो पॉजिटिव वाली साइड है वो मेरे पास हायर पोटेंशियल में होगी और जो नेगेटिव वाली साइड है वो मेरे पास लोअर पोटेंशियल में होगी। क्या सबको समझ आया? यानी कि यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी ये भी मैं बताता हूँ। पॉजिटिव से हमेशा निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कुछ ऐसी हो जाएंगी और ये नेगेटिव में एंड हो रही होगी। तो बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो कि यानी अगर मेरे पास कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पहली बात हाई रहेगा और उसके अंदर। अब हम जानेंगे डाइपोल के मूवमेंट में। सब लोग अपनी हेडिंग लगा लें डाइपोल, कॉपी में लिखो भाई, कॉपी में नहीं लिखोगे तो बेटा चलेगा नहीं, सब लोग लिखो डाइपोल। जैसे ही आप यहाँ पे डाइपोल लिखते हो तो ये डाइपोल से क्या समझ आता है, प्लस माइनस। डाइपोल की डेफिनेशन सब लिखेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance। यानी अगर मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, थोड़ा छोटा लग रहा है इसके बराबर बना देंगे, हाँ। तो अगर मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम ले ले r और r, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये भी q है, ये भी q है, ये बहुत छोटे डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स का साइज जानते हो, मॉलिक्यूल के साइज जितने अगर ये दूरी पे होंगे तो मैं बोलूंगा कि ये एक डाइपोल कहलाया जाएगा। और इसके अंदर हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक मान लो QE फोर्स होती है, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर एक QE फोर्स होती है, और मान लो इस डाइपोल को उठा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में लग दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही होगी पहले ये समझते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, उसी में से तो आ रही होंगी, और इधर एक नेगेटिव चार्ज रखा होगा जिसके अंदर जा रही होगी। तो नेगेटिव क्या होगा पहले, तो ये जो नेगेटिव वाला है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी QE इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव वाला है इसकी तरफ QE लगेगी इधर की तरफ। यानी कि ये जो मेरे पास डाइपोल है, अब डाइपोल सर ये अलग भी तो जाना चाहिए, इधर भाग जाना चाहिए, इधर भाग जाना चाहिए, नहीं, डाइपोल ऐसे अलग नहीं होता है। चार्जेस एक साथ बैठे रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो वो तुम नहीं बंधे थे वो बात अलग है, बट हाँ ये दोनों बंधे रहते हैं, तो इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर सर यहाँ पे ये फोर्स इसके ऊपर लगेगी, ये पूरा सिस्टम है। डाइपोल नाम ही इसलिए दिया क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। सर सिस्टम क्या सर एलवी यादव वाला, नहीं, सिस्टम यहाँ पे हम समझ रहे हैं सिस्टम क्या है, एक ही चीज है, ये कोई दो अलग अलग चीज नहीं है कि दो चार्जेस मेरे पास अलग अलग है।
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी ये बात एक ही चीज़ की हो रही है, लेकिन इसको इसके अंदर दो चीज़ है लेकिन बात एक ही चीज़ की हो रही है। तो ये पूरा सिस्टम तो कहीं नहीं जाने वाला ना, क्योंकि एक फोर्स इस पे इधर लेगी, एक फोर्स इस पे इधर लेगी, इक्वल एंड अपोजिट होने वाली है, क्योंकि चार्ज का जो चार्ज है वो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा फोर्स नहीं, मतलब कोई फोर्स नहीं लगने वाला। सर ठीक है, मैं समझ गया कि डायपोल के ऊपर अब कोई फोर्स लगेगा नहीं। डायपोल के ऊपर कोई फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मतलब एक फोर्स इक्वल हो जाएगी, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगी, एक सेम डायरेक्शन में लगेगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। वहीं पे मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें केस दे दिया कि मान लो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को मैंने इस बार कुछ ऐसे रख दिया। अगर मैं डायपोल को कुछ ऐसे रखता हूं तो पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या नेगेटिव वाला मेरा इधर जाएगा? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो इधर की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या ये फोर्स इधर, ये फोर्स सर टॉर्क लग रहा है जो 11th क्लास में पढ़कर आए थे। सर क्या टॉर्क नहीं है? जी हाँ सर बिल्कुल ये टॉर्क है। अगर मैं इधर की तरफ क्यू ई फोर्स लगा दूं और इधर की तरफ क्यू ई फोर्स लगा दूं तो इसके ऊपर मेरे पास ये ऐसा नजर आ रहा है घूमेगा, ये इसको इधर से खींचेगा, ये से इधर से खींचेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। अगर ये घूमने की कोशिश करेगा तो ये घूम जाएगा पूरा, समझ रहे हो? क्या अपनी एक्सेस पे घूमेगा? क्या अपने एक्सेस पे रोटेट करेगा? क्या एक रोटेशन मोशन होगा? अगर रोटेशन मोशन होगा तो रोटेशन मोशन क्यों होगा? टॉर्क की वजह से सर, क्योंकि जहां पे टॉर्क होता है वहां पे रोटेशन मोशन होता है। क्या सर हम यहाँ पे रोटेशन मोशन पढ़ने वाले हैं? बेटा बिल्कुल नहीं। तुमने 11वीं में तुम्हारे इतने बुरे बुरे ख्वाब रहने वाले, चिंता मत करो। 12th में ये सब नहीं आने वाला है। हाँ जेई वगैरह में आएगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये सब नहीं आने वाला रोटेशन मोशन। यहाँ पे हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, दो तरह की फोर्स होती है। अगर तुम्हारी फोर्स सिर्फ फोर्स लग रही है, कोई चीज सीधी चल रही है तो हम उसे बोलेंगे उस पर फोर्स लग रही है, लेकिन अगर कोई चीज अपनी ही रोटेशन पे घूम रही है तो हम उसको बोलते हैं टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे ये अपनी ही रोटेशन में घूमेगा। क्यों घूमेगा सर? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो सर ये आने की कोशिश क्या कर रहा है? ये एक स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। वो क्या होगी स्टेबल फॉर्म, अभी मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे जो इसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है वो होने वाला है एफ क्रॉस आर। इस फॉर्मूले को याद करके अपने दिलों में बसा लें। एफ क्रॉस आर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं पहले चार्ज के लिए और दूसरे चार्ज के लिए, यानी पहले चार्ज के लिए टॉर्क का फॉर्मूला और दूसरे चार्ज के लिए टॉर्क का फॉर्मूला, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा क्यू ई साइन थीटा। सर क्यू ई साइन थीटा कैसे लिख दिया? टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे यही मैं रखूँ, ये फोर्स इस पे क्या लग रही है? क्यू ई लग रही है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? सर बड़ी गजब बात कर दी। तो मैं कह रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ और यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सेम केस यहां पे भी करो। तो ये वाली जो आपकी साइड निकल कर आती है, ये वाली ए साइन थीटा हो जाती है अगर आप ये वाले एंगल को थीटा लेते हो। यानी कि इस डायपोल का जो भी यहां पे थीटा होगा, इस थीटा से जो भी यहां पे सामने साइड होगी वो होगी ए साइन थीटा। सर इस डिस्टेंस को हम यहां पे ए मान लेते हैं, डायपोल का डिस्टेंस, डायपोल का ए। अरे समझ नहीं आया। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस प्लस को मैंने यहाँ से नेगेटिव से ज्वाइन कर रखा है और इसका डिस्टेंस मैंने ए ले रखा है और इसका डिस्टेंस मैंने ए ले रखा है। टोटल कितना हो गया? 2a हो गया सर। और अगर मैं इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर घुमाऊँ और ये वाला थीटा लूँ तो थीटा के साथ वाला हमेशा होता है, ये वाला हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। तो क्या ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है? बराबर है, बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अरे बराबर है, दिख रहा है, ज्योमेट्री में भी दिख रहा है। तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे टेंजेंट, जो हमारी टेंजेंशियली फोर्स लग रही होती है, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? टॉर्क। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया? समझ आ गया। फोर्स हो गई और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? ए साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे ए भी आएगा, ए साइन थीटा, प्लस सेम इसके लिए ये भी होने वाली है क्यू ई ए साइन थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2QEA साइन थीटा। सबको समझ आया? ये फोर्स है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा, और ये 2 हमने लगाया क्योंकि दो टर्म एक जैसी आ गई थी अलग अलग चीज़ के लिए। यहीं पे अगर मैं 2QA को अलग कर दूँ, तुम्हें दिख रहा होगा 2QA साइन थीटा को अगल में अलग कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये 2QA क्या होता है सबको पता है? डायपोल मूवमेंट। यस, तुमने एकदम सही पकड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास डायपोल मूवमेंट आ जाएगा P और ये E एज इट इज और साइन थीटा। लो जी आ गया हमारा PE साइन थीटा। इसकी फोटो फ्रेम करा के दिल में बसा लो। सर दिल में तो उसे बसाया था, कोई बात नहीं बेटा, आपको इसको बसाना पड़ेगा दिल में। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास PE साइन थीटा। यानी कि अगर मेरे पास एक डायपोल मूवमेंट है, एक डायपोल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लेगा उसका फॉर्मूला होगा PE साइन थीटा।
एक डेरिवेशन आने वाली है, मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, मेरे को डेरिवेशन नहीं आती है, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स, अगर आप मेरी वीडियो बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं तो यस, ये बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान लो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर का कुछ भी, मतलब एक स्पेयर का मैंने कुछ भी एक कंडक्टर वगैरह ले लिया और उसके बीच में मैंने रख दिया यहाँ पे चार्ज रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इसका हिस्सा मान लिया, ये एक गोला है, गोला बोल रहे हो सर, गोला है, यहाँ पे एक स्पेयर है, स्पेयर में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका छोटा सा डीए वेक्टर ले लिया। सर डीए वेक्टर क्या, एक छोटू सा एरिया ले लिया, एक बहुत छोटू सा एरिया, उस छोटू से एरिया में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, टेस्ट क्यू नॉट रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा वो भी इसी डायरेक्शन में निकलेगी। सर क्यों निकलेगी, हम इधर नहीं निकाल सकते? नहीं बेटा, अगर हम देखें तो अगर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने अंदर से रेडियली आउटवर्ड निकालता है, ये शायद मैंने आपको लिखवाया भी था, नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए, ये अपने अंदर से रेडियली आउटवर्ड निकालता है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। यानी कि अगर मेरे पास ये स्पेयर है तो इस स्पेयर में एकदम, स्पेयर की एकदम सीधी डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम पूरा लेंगे, डी वेक्टर नहीं लेंगे। अगर हम इसको देखें तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी ए का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको देखें कि क्लोज इंटीग्रल, अगर हम इस फॉर्मूला को देखो तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये छोटा सा, अगर हम इसका पूरा क्लोज, पहले बात है क्लोज इंटीग्रल का मतलब बता दूं कि इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी शेप है तो उस पूरी शेप का इंटीग्रल करना है, ये क्लोज लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ शेप, उसके अंदर हमें क्या करना है, जो छोटा सा तुम एरिया वेक्टर लोगे उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके पूरे का मतलब, अरे ये तो वो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट, एरिया के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देना है पूरे स्फीयर के लिए, ये जो बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के होगा। सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, आओ चलो भैया कर देते हैं। अगर यहां पे मैं गॉस लॉ से इसकी निकालूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, सर कॉस जीरो क्यों आएगा यहाँ पे? सर कॉस जीरो इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे एंगल जीरो है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट होगी। अगर मैं सारे पॉइंट्स को देखूं तो यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया एरिया का। कॉस जीरो हमारे पास क्या होता है, कॉस जीरो हमारे पास सर 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रहने देंगे। अगर मैं इसका पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको 4 पाई को पूरे नीचे जाऊंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आई है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं 4 पाई को यहाँ लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं फॉर्मूले को, सर ये क्या आ गया मेरे पास, कुछ ना कुछ करते करते ये आ गया। सर ये तो के की वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं क्या इसकी जगह के लिख सकता हूँ, क्या इसकी जगह क्यू लिख सकता हूँ, क्या इसके बाद आर स्क्वायर लिखता हूँ? हाँ सर ये क्या हो गया, सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जो आपने बताया था। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ना, ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये गॉस लॉ सही में काम करता है। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है और इससे कोई डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यही तो आती थी, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यही तो आएगी मेरे पास। अगर मैं स्पेयर को ना मानूं, मैं स्पेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो क्या यहीं से पॉइंट, कुछ दूरी के पॉइंट पे ही तो निकालनी है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यस सर, ये गॉस लॉ एकदम काम कर रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि गॉस लॉ प्रूफ हो चुका है। ओके तो अभी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, यानी कि मेरे पास एक लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। सर ये हम कैसे निकालेंगे? अब मान लो मेरे पास एक पूरी लाइन चार्ज है और मैं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट को समझ आया भाई, हमारे पास पूरी की पूरी लड़ी है चार्ज, इसकी एक सीधी लड़ी जा रही है पॉजिटिव चार्ज की, तो इसकी वजह से कितना निकालोगे, आखिर हम ये कैसे पता लगाए? तो भाई साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज कि भाई करे तो करे क्या, उनके पास कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे निकल कर आया गॉस लॉ। गॉस लॉ हमको इसको डिराइव करने में मदद करता है, कैसे करता है वो भी हम जानेंगे। मान लो मेरे पास एक पूरी की पूरी चार्ज की शीट, एक लाइन चार्ज जा रहा है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है सर? गॉसियन सरफेस ये होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लूँ, तो यहाँ पे जो इसके अंदर वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। तो अगर मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है तो उसके अंदर क्यू इनसाइड, यानी क्यू के अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी क्यू है, एक क्यू है, दो क्यू है, जितने भी चार्ज हैं उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास वो इक्वल आ जाता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यानी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर गॉसियन सरफेस से डिस्टेंस सारा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी अंदर अंदर बचेगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एरिया, यानी जो इसका एरिया होगा उसके बराबर हो जाएगी, अनलेस आपके
जेई वगैरह में होगा कि अनसिमेट्री वगैरह आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल बनता है तो उसमें सारा डिस्टेंस सेम होने वाला है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने ले लिया एक सिलेंडर शेप का एक गॉसियन सरफेस ले लिया है और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सर्फेसेज हैं, सरफेस वन जो एक इधर की साइड होगा, सरफेस टू जो सिलेंडर के उधर की साइड फेस होगा, और एक जो हमारा ये आउटर सरफेस होता है सिलेंडर का, वो वाला हमारा थर्ड सरफेस हो गया। हम तीनों सरफेस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, तो यहाँ से कुछ ऐसी जा रही होगी, यहाँ से भी कुछ ऐसी जा रही होगी, और यहाँ से भी कुछ ऐसी जा रही होगी। यानी मेरे तीनों सरफेस पे रेडियली निकल रही होगी, एक बाहर की तरफ निकल रही होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से जा रही है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसमें से हर जगह से जा रही होगी, लेकिन रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे तीन ले रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को इंटीग्रल जो करना है वो एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में करना है, और डॉट में इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एरिया वेक्टर जो मेरा फर्स्ट वेक्टर है इधर की तरफ जा रहा है, मेरा सेकंड का एरिया वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, और मेरा जो मेरा थर्ड वाला है उसका नीचे की तरफ जा रहा है, और सेकंड वाले का भी मेरा परपेंडिकुलर जा रहा है। ये ई वेक्टर था, ये ई वेक्टर था, और ये भी ई वेक्टर था, और यहाँ पे ये हमारा डी ए वेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, और कॉस 90 होता है हमारे पास जीरो, यानी दो सर्फेसिस के लिए मेरे पास जो इंटीग्रल होने वाला है वो जीरो होने वाला है। तो जो हमारे पास इंटीग्रल आने वाला है, जो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 2πr लिख रखा है, वो मैंने सिर्फ जो सिलेंडर है उसका मैंने ये आउटर सरफेस का लिया है, कर्व सरफेस का बस लिया है। क्यों लिया है सर? देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल करा इन दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी डिस्टेंस के लिए यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है, इसके लिए तो फिलहाल जीरो होने वाली है, इसके लिए भी जीरो होने वाली है। अगर मैं इससे सारा डिस्टेंस देखूँ डिस्टेंस सेम है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने वाली है हर एक पॉइंट पे। और यहाँ पे जब मैं एरिया वेक्टर का इंटीग्रल करता हूँ तो मेरे पास 2πrl आ जाता है, जो कि कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का। क्यों लिया सर आपने ये क्यों नहीं लिया? अगर ये भी होता तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता। फिलहाल अभी के लिए हम बात करते हैं, इसको मैं नीचे लेके गया हूँ, तो जब क्यू बाय सेलो नोट के नीचे लेके आऊँ मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे क्यू बाय एल को लिख दिया मैंने लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारे पास यहाँ पे वायर में दे रखी है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे होगा, उसकी जगह पे आप क्वेश्चन में आपको लैम्डा दे दिया जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल घोल के पी लो, बहुत कमाल का फॉर्मूला है, कई बार आ जाता है और भाई बिना बताया जाता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है बच्चों को, बट कभी कभार ये हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी यहाँ से जितना दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती रहेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जिन बच्चों को नहीं पता, भाई मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था, आधी 12th बीत गई, मेरे को तब पता चला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ होता है। तो यस यही था, इसको नोट करें। तो देखो बच्चों आज की वीडियो में इतना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसकी अगली वीडियो भी देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में पोटेंशियल के साथ साथ कैपेसिटेंस समझाने वाला हूँ। कैपेसिटेंस एक अलग अलग सा टॉपिक है, जिसको अलग से समझाना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यस मैं मिलता हूं